गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सब कैसे हैं? अच्छे हैं। टॉपिक कौन सा चल रहा था? पठार हो गए, आपके द्वीप हो गए और नदियां हो गई। हाँ, और जलवायु नहीं हुई है अभी, भारत की जलवायु नहीं हुई है और तुम्हारा सॉइल भी नहीं हुए हैं, मिट्टियां भी नहीं हुई हैं अभी। अच्छा, क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए। पहला क्वेश्चन, हाँ आप बताइए पहला क्वेश्चन कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? बंगाल की खाड़ी में ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं वो मुख्य द्वीपों की संख्या 204 है। कितनी है? 204। दूसरा कौन सा क्वेश्चन है? सबसे जो अंतिम द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट, और यहीं पर हमारा दक्षिणी बिंदु है, इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ यार, थोड़ा तबीयत में परेशानी है, तबीयत खराब सी चल रही है। तो सेल्यूलर जेल कहाँ पर है? सेल्यूलर जेल कहाँ पर है? तो सेल्यूलर जेल हमारी एक द्वीप है, उसका नाम है दक्षिणी अंडमान। पहला जो द्वीप मान लीजिए, यहाँ एक द्वीप है उसका नाम है कोको द्वीप, उसके बाद उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान, उसके बाद है आपका उत्तरी निकोबार, लिटिल निकोबार, और ये है ग्रेट निकोबार। तो आपका ये जो दक्षिणी अंडमान है, इसी पर हमारा पोर्ट ब्लेयर, जो किसकी राजधानी है? ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और इसी पर हमारी क्या है? सेल्यूलर जेल। मांडले जेल, मांडले जेल मैंने बताया था, मांडले जेल बर्मा में है, वर्मा में। दो ही जेल उस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, मांडले और सेल्यूलर जेल। अगला बताइए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस द्वीप का नाम परिवर्तित करके रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो द्वीप का नाम रखा गया है, उस द्वीप का नाम है रॉस द्वीप। क्या नाम है? रॉस द्वीप। रॉस। रॉस द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अगला क्वेश्चन बताइए। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है आपकी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी? 739 मीटर। और ये किस पर है? ये उत्तरी अंडमान पर है। उत्तरी अंडमान पर, उत्तरी अंडमान जो द्वीप है उसी पर है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित, अरब सागर में, ये अरब सागर है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों की संख्या है? जो लक्षद्वीप में मुख्य द्वीप हैं वो कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या, मुख्य द्वीपों की संख्या कितनी? 204। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी? मुख्य द्वीपों की 36। हाँ यही है। और अच्छा, और कोई नहीं? हाँ, तो आपका द्वीप हो गया, पठार हो गए, और पर्वत भी हो गए, मैदान भी हो गए। अगला जो टॉपिक है वो है आपका भारत की जलवायु। भारत की
जलवायु। भारत की जलवायु में हम क्वेश्चन समझेंगे। पहले 3 चीजों को हमको समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी 3 चीजें? एक तो मौसम, दूसरा है ऋतु, और तीसरा है जलवायु। सॉरी। मौसम, ऋतु, जलवायु। मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन। वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। जैसे देखा होगा तुमने, कभी थोड़ी देर बाद धूप, थोड़ी देर बाद वर्षा, थोड़ी देर गर्मी, थोड़ा ठंड। ये क्या है? मतलब जो वायुमंडल में जो बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे थोड़ी देर बाद धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद वर्षा हो जाए, तो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ऋतु किसे कहते हैं? ऋतु होती है चक्रीय और निश्चित परिवर्तन। जैसे दिसंबर में ठंड पड़नी है, उत्तर भारत में तो ठंड पड़नी है। जून जुलाई में गर्मी पड़नी है तो गर्मी पड़नी है, क्योंकि वो ऋतु परिवर्तन है, वो चक्रीय परिवर्तन, वो निश्चित परिवर्तन है कि दिसंबर में ठंड पड़नी है और जून जुलाई में गर्मी पड़नी है। चक्रीय एवं निश्चित परिवर्तन। चक्रीय एवं निश्चित परिवर्तन। अब आती है बात जलवायु की। जलवायु में क्या होता है कि हमको जलवायु में ये देखा जाता है, एक बहुत समय का, मान लीजिए कि 30 साल का, वो देख लीजिए, मौसम का 30 साल का औसत, मौसम का 30 साल का औसत क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। मौसम 30 साल का, मौसम का मतलब 30 साल का मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। दूसरी अगर हेडिंग देखी जाए उसमें, एक दीर्घकालीन मौसम का आकलन ही, दीर्घकालीन मौसम का आकलन ही जलवायु कहलाता है। समझ में आया? या तो 30 साल, 35 साल, 40 साल का औसत कुछ भी हो सकता है। मतलब ये चीजें क्या है हमारी, मतलब एक बहुत लंबे समय का जो औसत है। जैसे मान लो कि पहली साल में वर्षा कितनी हुई? 200 सेंटीमीटर, दूसरी साल में हुई 300 सेंटीमीटर, चौथी साल में हुई 400 सेंटीमीटर, चौथी साल में फिर हुई 100 सेंटीमीटर। तो इसका जो औसत निकल के आएगा, तो अगर 100 से नीचे निकल के आता है या 50 से नीचे निकल के आता है तो वर्षा कम हुई है, 200 से ऊपर निकल के आता है तो बारिश अच्छी हुई है। तो एक औसत निकल के आता है तो क्या होता है? जलवायु कहलाती है। मतलब एक लंबे समय का जो आकलन होता है। ये समझ में आया?
आ गया समझ में? हाँ, जलवायु एक लंबे समय का मतलब लंबे समय का मतलब है कि एक बहुत लंबे समय की, एक साल ये हुई, दूसरी साल का औसत, फिर तीसरी साल इतनी बारिश पड़ी, मतलब एक लंबे समय, 4 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। एक लंबे समय का जो मौसम का जो आकलन है, जो औसत है, वही जलवायु कहलाता है। अब हम देखते हैं भारत में जलवायु। भारत में जो जलवायु होती है वो कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कौन सी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है हमारा, ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ये एक एरिया है। क्या है? एक एरिया है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है? एक एरिया है। और वो एरिया कहाँ के बीच का क्षेत्र है? कर्क और मकर के जो बीच का क्षेत्र का एरिया है। जैसे मान लो ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर, और 23.5 अक्षांश पर ये कर्क है, और 23.5 उत्तर, यहां से ऊपर को क्षेत्र उत्तर होगा और यहां से नीचे का दक्षिण होगा, और 23.5 पर मकर है। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया क्या है? ये आपका उष्णकटिबंधीय एरिया है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये कौन सा है? कर्क और मकर रेखा बीच का क्षेत्र। मानसून क्या होते हैं? जैसे हम कहते हैं वर्षा मानसूनी। भारत में कैसी होती है? वर्षा मानसूनी। मतलब ये जो मानसून का लगाया गया है, ये वर्षा से लगाया गया है। किससे लगाया गया है? वर्षा मानसूनी। वर्षा होगी मानसून। अब मानसून के बारे में थोड़ी जानकारी समझिए। मानसून, अब मानसून के बारे में सोचिए। ये जो शब्द है, ये शब्द दिया था एक, हमारे यहाँ एक शासक आया था, मोहम्मद बिन कासिम, और उसके साथ एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था अल मसूदी। और अल मसूदी ने ये कौन सा शब्द दिया था? मानसून शब्द दिया था। मानसून शब्द अरबी भाषा के किससे बना है? मौसिम से बना है। मौसिम किससे बना है? मौसिम, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मौसम क्या है? क्षण भर में होने वाला परिवर्तन। वायुमंडल में क्षण भर में होने वाला परिवर्तन। पवनें जिनकी दिशा ऋतुओं के अनुसार बदलती है। मौसम क्या है?
पवनें जिनकी दिशा ऋतुओं के अनुसार बदलती है उसे मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। आ रहा है समझ में? अब आता है भारतीय मानसून की उत्पत्ति। ये समझ में? ये मतलब मानसून शब्द किसने दिया? मोहम्मद बिन कासिम एक शासक आया था, उसके साथ एक व्यक्ति आया था अल-मसूदी ने मानसून शब्द दिया। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है और मौसम शब्द का शाब्दिक अर्थ है मौसम, और मौसम होता है पवनें जिनकी दिशा ऋतुओं के अनुसार बदलती है, उसे मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? हेडिंग डालो, भारतीय मानसून की उत्पत्ति। उत्पत्ति, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के दो कारण हैं। कौन कौन से? एक तो तापी सिद्धांत, दूसरा आपका जेट सिद्धांत। पहला है तापी सिद्धांत, दूसरा है जेट सिद्धांत। पहले हम तापी सिद्धांत को समझ लेते हैं। तापी सिद्धांत किसने दिया था? हेली ने दिया था। तापी सिद्धांत ये किसने दिया था? हेली। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में हेली ने बताया था ये सूर्य है, और ये धरातल है। सूर्य की किरणें आ रही हैं, जब सूर्य की किरणें आएंगी तो यहां जो वायु है वो गर्म हो जाएगी, और जब गर्म होगी, ये जो वायु है ये गर्म होगी तो इसका होगा क्या? ये होगा वायु ऊपर उठना शुरू कर देगी। ऊपर उठना शुरू कर देगी तो यहां वायु कम रहेगी। मतलब यहां क्या हुआ कि यहां से जब वायु चली गई तो यहां क्या होगा? यहां वायु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां की जो वायु है उसका वायु दाब कैसा हो जाएगा? कम। और यहां जो वायु है, यहां जो सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं, यहां वायु होगी वो क्या होगी? गर्म, वो ठंडी। तो इस वायु दाब का टेम्परेचर ज्यादा होगा, इस वायु दाब का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और इस वायु दाब का कम, इस वायु का टेम्परेचर कम होगा। जब यहां टेम्परेचर अधिक है और वायु दाब कम है, और जहां टेम्परेचर कम है वायु दाब अधिक है, तो हवाएं किधर को भागेंगी? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। हवाएं किधर जाएंगी? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। मतलब यहां टेम्परेचर क्या था? कम, प्रेशर अधिक। यहां टेम्परेचर अधिक, प्रेशर
कम, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, टेम्परेचर निम्न टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की ओर। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? मतलब अगर आए कि हवाएं किधर से किधर को चलती हैं, तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर, और अगर वायु दाब की बात आए, प्रेशर की बात आए, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। मतलब इसका मतलब ताप जो वायु हवाएं हैं, मतलब हेली ने ये बताया कि जो वायु ऊपर उठेगी, जब ऊपर उठेगी तो वायु का घनत्व कम होगा, और कम होगा तो दाब भी वहां पर कम होगा, दाब भी वहां पर कम होगा तो वायु ऊपर उठती चली जाएगी, और उस जगह यहां क्या होगा, यहां अधिक वायु दाब होगा। इधर की हवाएं किधर को भागेगी, कम प्रेशर की ओर, और कम जो लो प्रेशर है वो यहां है, तो हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। पवनें उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। दूसरा अगर समझे तो पवनें कम तापमान से अधिक तापमान की ओर चलती है। देखो समझने की कोशिश करो इनको। हवाएं हमेशा किधर को चलती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर। समझ रहे हैं? इसे कॉपी कर लो पहले। समझ में आ रहा है? तो कुछ समझोगे जब भी समझ में आएगा ये, वरना कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर कहोगे कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं। अब वायुमंडल क्या पवन और जलधारा में, पवन और वायु धारा में पवन क्या होती है? पवन समझिए, पवन कहते हैं जो समानांतर, पृथ्वी के समानांतर बहते हैं, और वायु दावा कहते हैं जो लंबवत बहती है, लंबवत। ये पवन है और ये वायु धारा है जो लंबवत अवस्था में ऊपर को जा रही है, यानी क्या कहते हैं वायु धारा, और ये कौन सी है, इन्हें क्या कहते हैं पवन। ये पवन है और ये वायु धारा है। आप बताओ। अरे यार इन चीजों को जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करोगे ना, समझ नहीं आ सकती। थोड़ा यार पेशेंस रखिए। हमेशा ये ध्यान रखो कि हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। अब इसी सिद्धांत में उन्होंने एक ऋतु बताई, उस ऋतु का नाम था वायु में गैसें होती हैं भाई, गैसें, बहती हुई गैसों को ही तो वायु और हवा कहा जाता है।
बहती हुई, अरे पूरे वायुमंडल में क्या है, गैस सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। हाँ, सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन है। हम जो सांस ले रहे हैं वो कौन सी गैस, ऑक्सीजन। इसमें दो उन्होंने ऋतु बताई। पहली ऋतु कौन सी बताई उन्होंने, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने क्या बताया कि भारत, ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा समझ लो, यहां पहले समझ लीजिए। समझना क्या है, समझना यह है कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है, यहाँ एक कर्क रेखा होती है सॉरी, कर्क रेखा। और कर्क रेखा ऐसी है वो जिस पर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो थार के मरुस्थल में होता क्या है, यहां थार का मरुस्थल है, मतलब इस क्षेत्र में क्या होता है, जो उत्तरी एरिया है इसमें क्या होता है, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है ग्रीष्म ऋतु में, तो यहाँ क्या होता है कि टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉरी, टेम्परेचर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, हाई। जब टेम्परेचर हाई होता है तो यहाँ का जो प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है। टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो हो जाता है। हवाएं, ये क्या है, साउथ इंडिया है और ये नॉर्थ इंडिया है। हवाएं साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की ओर दौड़ना शुरू कर देती है, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की ओर दौड़ना शुरू कर देती है। मतलब भारत में क्या होता है, भारत जो है, ये जो भारत है, हमको ये चीज समझनी है कि जब ग्रीष्म ऋतु होता है, हमें छोटा सा पॉइंट समझना है, जब समझोगे आप कि जब ग्रीष्म ऋतु होता है, जब ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें होता क्या है कि ये जो क्षेत्र है स्थल वाला, ये एरिया क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत देर में ठंडा होता है। जब गर्म हो जाता है तो ये जो एरिया है पूरा, इसमें क्या होता है, ये जो एरिया है पूरा क्या होता है इसमें, स्थल वाले खंड में क्या हो जाता है, मतलब टेम्परेचर अधिक और प्रेशर लो हो जाता है। और ये जो सागरी एरिया है, इसको भी हम थोड़ा समझना, जब समझ में आएगा। ये जो सागरी एरिया है इसमें होता क्या है, इसमें प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, टेम्परेचर कम और प्रेशर हाई। हवाएं स्थल से, सागर से किधर को भागना शुरू कर देती हैं, स्थल की ओर भागना शुरू कर देती हैं। ये तो होता है ग्रीष्म ऋतु में, कौन से, तापी सिद्धांत के अनुसार। तापी सिद्धांत के अनुसार होता क्या है कि भारत में तापमान क्या होता है, अधिक। भारत में तापमान क्या होता है, भारत में तापी सिद्धांत के अनुसार भारत में टेम्परेचर क्या होता है,
अधिक। प्रेशर क्या होता है, लो। और अगर सागरीय वह क्षेत्र की बात करी जाए, सागरीय की, जो भारत के पास सागर है, उसमें टेम्परेचर क्या होता है, कम, और प्रेशर क्या होता है, अधिक। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागना शुरू कर देती है, हवाएं निम्न टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की ओर भागना शुरू कर देती हैं, हवाएं सागर से स्थल की ओर भागना शुरू कर देती हैं, हवाएं सागर से स्थल की ओर भागना शुरू कर देती हैं। दोस्तों समझना, ध्यान से समझो उनको। अब आती है शीत ऋतु। कौन सी आती है, शीत ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु में होता क्या है, शीत ऋतु में स्थल क्या होता है, स्थल बहुत समय में तो क्या होता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, सागर के अकॉर्डिंग स्थल जल्दी ठंडा नहीं होता है। सागर क्या है, शीत ऋतु में जल्दी ठंडा हो जाता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग, स्थल के अकॉर्डिंग यहाँ टेम्परेचर अधिक होता है। स्थल पर टेम्परेचर क्या होगा, स्थल पर टेम्परेचर क्या होगा, स्थल पर टेम्परेचर होगा कम। और जब स्थल पर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। कब, शीत ऋतु में। तो हवाएं स्थल से सागर की ओर चलना शुरू कर देती है। स्थल से सागर की ओर चलना शुरू कर देती है। ये हेली का तापी सिद्धांत था। हेली का तापी सिद्धांत था। उन्होंने कहा कि शीत ऋतु में क्या होता है भारत में, शीत ऋतु में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है कम और प्रेशर होता है अधिक। और सागर में टेम्परेचर होता है अधिक, प्रेशर होता है लो। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और हवाएं निम्न टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की ओर। यही सिद्धांत था तापी सिद्धांत हेली का। अब आइए अगला सिद्धांत हम समझते हैं, जेट सिद्धांत। जेट सिद्धांत, जेट सिद्धांत क्या था, जेट सिद्धांत क्या था, जेट सिद्धांत में था कि जो स्थल है हमारा, जो स्थल है और इससे करीब औसतन 8 से 14 किलोमीटर, 8 से 14 किलोमीटर पर चलने वाली हवाएं, चलने वाली तेज हवाएं, वो क्या कहलाती हैं, जेट कहलाती हैं। मतलब स्थल से 8 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाएं क्या कहलाती हैं, जेट कहलाती हैं। इसे लिखो, एक बार लिखो, जेट किसे कहते हैं, देखो जेट 8 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली
तेज हवाएं क्या कहलाती हैं? जेट। क्या कहलाती हैं? जेट। अब इसको हमें समझना कैसे है? हमें समझना है कि जैसे मान लीजिए कि ये स्थल है हमारा, क्या है हमारा? ये स्थल है और यहां टेम्परेचर ज्यादा है। यहां टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो वायु का क्या होगा? जो यहाँ का जो टेम्परेचर अधिक होगा तो हवा क्या किधर को भागेगी? ऊपर को भागेगी। जब हवा ऊपर को भागेगी तो होगा क्या? यहां वायु बहुत अधिक इकट्ठा हो जाएगी। यहां वायु बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी। मतलब अब टेम्परेचर अधिक है, वायु ऊपर को उठ रही है, यहां क्या हो गया? वायु दाब अधिक हो गया। वायु दाब अधिक। जब वायु दाब अधिक हो गया तो हवाएं किधर को भागना शुरू कर देंगी? हवाएं इधर को भागना शुरू कर देंगी और फिर ये किस में उतरना शुरू कर देंगी? ये ओशियन वाला सागरी क्षेत्र में। सागरी भाग में उतरना शुरू कर देंगे। यहां क्या होगा? यहां कम वायु दाब होगा और यहां पर इस सागरी भाग में उतरना शुरू कर देंगे। ये इन्होंने बताया जेट सिद्धांत। अब यही चीज क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। उन्होंने बताया कि जो थार का जो मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है वो क्या करता है? यही चीज है जो हमारा जो वो है जेट स्ट्रीम का, हमारी उस पर क्या प्रभाव पड़ता है मानसून पर, थोड़ा सा समझिए। जेट स्ट्रीम का हमारे मानसून पर प्रभाव क्या पड़ता है? यहां है हमारा थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। तो जब मानसून आता है तो ये जो क्षेत्र है हमारा, जब मानसून आता है तो कर्क रेखा पर जब हमारी सीधी किरणें पड़ती हैं तो यहां से हवाएं उठती हैं और हवा उठने पर मतलब इस तरीका से हवा उठकर और कहां जाके गिरती हैं? यहां, मतलब इस तरीका से, जैसे यहां से हवा उठी और उठकर क्या कहां पे जाके गिरी? यहां पर। मगर मैं इसको इस तरीका से आपको समझा रहा हूं, जैसे 3D के अकॉर्डिंग तो नहीं समझा सकता मैं तुम्हें।
मतलब ऐसे आता, मगर मैंने इस तरीका से ये बता दिया आपके लिए। मतलब जब थार के मरुस्थल में क्या होगा, तापमान अधिक होगा, तो यहाँ की हवाएं क्या उठेगी, ऊपर को उठेंगी, और ऊपर को उठकर फिर कहाँ पर आके ये नीचे आएंगे, यहाँ। और यहाँ से जो मानसून हमारे भारत में प्रवेश कर रहा है, ये जो मानसून हमारे भारत में प्रवेश कर रहा है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और अधिक हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और जब इसकी स्पीड प्लस होगी तो वर्षा भी क्या होगी, वर्षा अधिक होगी। मतलब हमारा जो मानसून है उस पर जेट जो धाराएं हैं उनका प्रभाव प्लस पड़ता है। मतलब उससे मानसून, इससे क्या होगा, थार का मरुस्थल में टेम्परेचर अधिक होगा, जेट स्ट्रीम मजबूत होगी, और जेट स्ट्रीम मजबूत होगी तो मानसून भी मजबूत होगा। आया समझ? थार के मरुस्थल में अगर टेम्परेचर अधिक है तो जेट स्ट्रीम हमारी मजबूत है, और ये मजबूत होगी तो मानसून भी हमारा क्या होगा, मानसून भी हमारा मजबूत होगा। मानसून क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, अधिक वर्षा होगी। चलो कॉपी कर लो इसे। चलो जल्दी जल्दी करते चलो। हो गया? अब आता है भारतीय मानसून। चलो मैं एक बार और डिस्कस करा दूंगा, इस पर पहले समझने की कोशिश करो आप सब। अब आता भारतीय मानसून के प्रकार। भारतीय मानसून के प्रकार। भारतीय जो मानसून है वो दो प्रकार का है हमारा। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। इसमें एक जो प्रकार है हमारा, एक तो है उत्तरी पूर्वी मानसून, और एक है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। एक उत्तर पूर्व मानसून और एक है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये जो मानसून है ये दो प्रकार का होता है, शीत ऋतु का मानसून और ग्रीष्म ऋतु का मानसून। नंबर एक, शीत ऋतु मानसून, शीत ऋतु में होता है। नंबर दो, ग्रीष्म ऋतु। ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये होता है नंबर एक वर्षा ऋतु, और नंबर दो शरद ऋतु। नंबर एक वर्षा ऋतु और नंबर दो शरद ऋतु। अब हमें समझना क्या है? समझना है शीत ऋतु का मानसून। शीत ऋतु का मानसून, शीत ऋतु का मानसून क्या है?
हमको समझना ये है कि शीत ऋतु में मानसून जो आता है उससे वर्षा होती है कि नहीं होती है। शीत ऋतु में हवाएं किधर से किधर को चलती हैं। ये जो क्षेत्र है ये पानी वाला क्षेत्र है। अब हमको समझना क्या है, समझना यह है कि जो नॉर्थ है हमारा, जो नॉर्थ है वहां पर ये जो नॉर्थ एरिया है हमारा, और ये है हमारा साउथ एरिया। अब शीत ऋतु में होगा क्या, इस क्षेत्र में क्या होगा, कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र है, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कम। जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई। और जब प्रेशर हाई होगा तो हवाएं किधर से किधर को, उत्तर से दक्षिण की ओर चलेगी। यहां टेम्परेचर क्या होगा, अधिक। प्रेशर क्या होगा, लो। हवाएं लो टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की ओर, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब ये जो हवाएं चलेंगी, अब हमको समझना है ये कि जो ये हवाएं उत्तर से किधर को, दक्षिण की ओर आएंगी। उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगी तो क्या इनमें वर्षा होगी या नहीं होगी, क्या इनमें वर्षा होगी, नहीं, इनमें वर्षा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इन हवाओं में नमी की मात्रा या जल वाष्प की मात्रा नहीं होगी। इन हवाओं में नमी की मात्रा या जल वाष्प की मात्रा नहीं होगी। अब हमको एक चीज समझनी है कि उत्तर भारत में, लिखो पहले, उत्तर भारत में शीत ऋतु में उत्तर भारत में होगा क्या, टेम्परेचर क्या होगा, कम। टेम्परेचर क्या होगा, कम। प्रेशर क्या होगा, अधिक। और दक्षिण भारत में टेम्परेचर क्या होगा, अधिक। प्रेशर क्या होगा, कम। प्रेशर क्या होगा, कम। हवाएं कम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की ओर, लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब जब ये हवाएं दक्षिण भारत की ओर चलेंगी तो इसका कारण है कि इन हवाओं से वर्षा होगी कि नहीं होगी। हाँ, इन हवाओं से वर्षा होगी कि नहीं होगी, तो इन हवाओं से वर्षा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इन हवाओं में नमी नहीं होगी, इन हवाओं में जल वाष्प नहीं होगी, क्योंकि ये हवाएं लैंड से नीचे की ओर आ रही हैं। क्योंकि इधर भी लैंड है और इधर भी लैंड है, इधर भी स्थल है इधर भी स्थल है, तो इनमें नमी की मात्रा आई कहां से। अब जब यहां हाई प्रेशर है, अब हम बारिश कैसे होगी, बारिश ऐसे होगी कि इसके पश्चिम की ओर यहां एक सागर है जिसे हम भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। वहां इस क्षेत्र से अधिक प्रेशर होगा, मतलब इस क्षेत्र से अधिक प्रेशर होगा, और यहां से जो हवाएं आएंगी उनमें नमी आएगी। और इन हवा को ही हम क्या नाम देंगे, पश्चिमी विक्षोभ।
और इन हवाओं में जब नमी आएगी तो उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। उत्तर भारत में वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? इसमें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा और आपका दिल्ली और राजस्थान। राजस्थान में इस वर्षा को मावट के नाम से जानते हैं। मावट के नाम से जानते हैं। तो ये दो सिद्धांत आपकी समझ में आए। देखो इनको एक बार और मैं बता दूंगा आपके लिए, इसे समझने की कोशिश करो। हाँ बताओ आपकी समझ में आए। देखो अगर ये बात ध्यान रखो बस कि हवाएं मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जाती है। इस बात का ध्यान रखो। तो ये दो सिद्धांत मैंने आज बताए हैं आपके लिए। इनको एक बार और देख खिलाने के बाद देखना, घर पर जाके रिपीट करना, समझ में आ जाएंगे। और कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, सिपकीला दर्रा भारत में, सिपकीला दर्रा भारत में किस राज्य में है? सिपकीला दर्रा भारत में किस राज्य में है? बृहद हिमालय। अगला क्वेश्चन लिखो, बृहद हिमालय और लघु हिमालय। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच, इसमें लिखो बृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है? बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच, लघु हिमालय को कौन अलग करता है? अगला क्वेश्चन लिखो, जो पड़ोसी देश हैं उनमें लिखो, पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा सीमा, पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा सीमा किस देश की लगी हुई है? किस देश की लगी हुई है? चौथा क्वेश्चन लिखो, नुब्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? नुब्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? अगला लिखो, अगला लिखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पर्वत है? नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पर्वत है? तो कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ ये 5 क्वेश्चन बहुत हैं, ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर दिक्कत आती है। जो मैंने जो टॉपिक पढ़ा है इसको एक बार और दोहरा के लाना। ठीक है, ओके, थैंक यू।